ये जो परिस्थिति है कि अभी हालात जहां पर आकर के खड़े हुए हैं, डीजीएमओ से बातचीत बिल्कुल क्लियर है कि डीजीएमओ ने डीजीएमओ से बात की, क्योंकि सेना जब आकर के सामने सेना के लोग बैठे, सेना के लोगों ने पूरी बात बताई। डीजीएमओ ने ये बात बताई, जो बात कही गई है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की तरफ से कि 3:35 पर बात हुई। ठीक है, निश्चित तौर पर डीजीएमओ से डीजीएमओ की बात हुई होगी। सीज फायर के डिसीजन की हम बात करें कि सीज फायर का डिसीजन कैसे हुआ, जब सवाल मेरा दो है, जब युद्ध हो नहीं रहा था तो सीज फायर कहां से आ गया, नंबर एक। नंबर दो कि सीज फायर का फैसला क्या डीजीएमओ की तरफ से लिया गया, सरकार की तरफ से लिया गया? अगर सरकार की तरफ से लिया गया तो सरकार के जो लोग हैं वो कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी में इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो हर बात पर अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर चमकते हुए देखना चाहते हैं, वो लोग कहां हैं? सकीब, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब 3:35 पर डीजीएमओ से बात हो गई थी, तो उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, दुनिया को बताते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट को मैं दो संप्रभुत देशों की संप्रभुता पर हमला मानता हूं, भारत की संप्रभुता पर भी और पाकिस्तान की संप्रभुता पर भी, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के समझाने से दोनों लोग राजी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन में यूक्रेन को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि वहां उनका धंधा चल रहा है, और यहां भी उन्होंने अगले ट्वीट में अपना पूरा का पूरा जो एजेंडा था, अपना पूरा का पूरा जो मोटिव था, उसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जिसको अभी आपने स्क्रीन पर दिखाया भी, कि हम दोनों देशों के साथ में बातचीत करेंगे और हम दोनों देशों में अपना व्यापार करेंगे। देखिए प्रकाश भाई, यहाँ मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि देश के अंदर कई बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऐसे बड़े कॉरपोरेट्स काम कर रहे हैं जहां ट्रंप का निजी तौर पर पैसा लगा हुआ है। ट्रंप शुद्ध रूप से एक व्यापारी आदमी है, वो नेता भी है और व्यापारी भी है, तो ट्रंप का पैसा लगा हुआ है। दूसरी तरफ यह है कि वो, आपने जो बिल्कुल सही कहा कि चाइना के चंगुल से पाकिस्तान को निकालना है, तो और आपने देखा होगा कि जो खबरें वेस्टर्न मीडिया की तरफ से चली कि राफेल फेल हो गया, राफेल जो है गिरा दिया गया और ये हो गया वो हो गया, और इस दौरान पाकिस्तान ने अपनी तरफ से रिटेलिएशन के लिए जो हथियार का इस्तेमाल किया वो चाइना मेड थे, ऑलमोस्ट उसमें चाइना के हथियार थे। तो चाइना को भी इससे फायदा हुआ कि भाई उसके हथियारों की भी जो है मार्केटिंग हुई, और जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, वो उनके लिए चाइना के हथियार वेस्ट के हथियारों के मुकाबले थोड़ा सस्ते होंगे। तो बहुत मुमकिन है कि चाइना इस मामले में जो है वो इसका जो है बिजनेस प्रॉफिट तो वो उठाएगा ही उठाएगा, और दुनिया में ये मैसेज चला भी गया है। ट्रंप का मामला जहां तक है, ट्रंप ने घोषणा की, बहुत सारे लोगों का हित इसमें शामिल है। देखिए आपको एक दो पक्ष और है जिस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तनाव बढ़ा था तो आईपीएल के कैंसिल होने की घोषणा कर दी गई थी, और अभी फिर ये आ रही है खबर कि 16-17 मई से आईपीएल दोबारा शुरू हो सकता है। आईपीएल से करोड़ों खरबों रुपए कमाता कौन है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये युद्ध जो है साम्राज्यवादी शक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए, ये रिटेलिएशन, हम अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए तो रिटेलिएट कर ही रहे थे, और हमको करना भी चाहिए, ये हमारा मॉरल राइट्स है। लेकिन इसका जितना फायदा हमको मिलना चाहिए था उतना ना मिल करके पूंजीवादी शक्तियों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिला है, चाहे वो यूएस जैसे देश हो, चाहे वो चाइना जैसे देश हो। और जो हमारे देश के जो बड़े धन्ना सेठ हैं, उनको भी इस बात का फायदा मिला है कि और वो इससे डरे हुए थे कि अगर युद्ध और ये तनाव ज्यादा बढ़ेगा तो उनका जो है उनको नुकसान हो सकता है, शेयर मार्केट डाउन हो सकता है। और एक सबसे बड़ा सवाल जो है, घूम फिर करके हम सब लोग वहीं पहुंच जाते हैं कि जब युद्ध की आधिकारिक घोषणा किसी भी देश ने नहीं की, ना पाकिस्तान की तरफ से युद्ध की घोषणा हुई, ना इंडिया की तरफ से युद्ध की घोषणा हुई, तो फिर युद्ध विराम कैसा है? फिर ये युद्ध विराम का शब्द क्यों आ रहा है बार बार कि सीज फायर हो गया? सीज फायर तो तब होता जब हम आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा करते। हम तो रिटेलिएट कर रहे थे, और हमारा रिटेलिएशन का हमारा भी कंसेप्ट भी क्लियर था कि हम रिटेलिएट सिविलियंस पे नहीं कर रहे हैं, हम उनके मिलिट्री ठिकानों पर अड्डा नहीं बनाएंगे। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर जो 7 से 8 मई की दरमियानी रात हमने इंप्लीमेंट किया, हमारा बहुत क्लियर मैसेज था कि हमने उन 8-9 जगहों को ठिकाने बनाए जहां टेररिस्ट अटैक जो कैंप लगे हुए थे, और उसके बाद हमारी तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि हम सिविलियंस को की तरफ से या पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि रिटेलिएट किया तो फिर मामला आगे बढ़ा। सवाल सबसे बड़ा यही है सर। और उसके बाद आपने देखा होगा जो सर अभी कह रहे थे कि किस तरह से गोदी मीडिया ने
पूरा एक दिन इस देश को पागल बना करके रखा और किस तरह से पड़ोसी देश के लोगों ने उसका मजाक बनाया, मखौल उड़ाया, हमारी मीडिया का मखौल उड़ाया। कई ऐसे मीम्स, कई ऐसे रील्स वायरल है सोशल मीडिया पर, जहां एक तरफ नीचे जो है एक आवाज आती है कि पाकिस्तान में घुस गई है भारतीय सेना, पाकिस्तान में घुस गई है भारतीय सेना, कराची पोर्ट उड़ा दिया गया है। और एक बंदा जो है वो चाय का कप हाथ में लेके बैठा है, कह रहा है भाई मैं कराची पोर्ट के पास बैठा हूँ, कहाँ पे बम गिराया है, कहाँ पे उड़ाया है, मुझे लोकेशन बताओ, मैं जाके देखूंगा, रात के 2 बज रहे, मैं तो चाय पी रहा हूँ। तो इस लेवल पे ला करके, और उधर भी गोदी मीडिया यही कर रहा था। दोनों साइड के गोदी मीडिया एक ही वीडियो को इधर वाले बहावलपुर का दिखा रहे हैं, उधर वाले जैसलमेर का बोल के दिखा रहे हैं। ये भी हुआ है अभी 3-4 दिनों के अंदर में। तो दोनों देशों की गोदी मीडिया की टीआरपी बढ़ी, टीआरपी बटोरी गई। आम जनता को, या भारत की आम जनता की जो संवेदना थी, उसके साथ क्या हुआ, क्या कोई शर्त है, क्या पाकिस्तान के साथ कोई शर्त हुआ, कोई कमिटमेंट किया हमने बैठ करके टेबल टॉक करके बात किया कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी? क्या पाकिस्तान ने अपनी गलती मानी? क्या पाकिस्तान ने माफी मांगी दुनिया के सामने? क्या हुआ इस रिटेलिएशन से? ये 4 दिन 5 दिन जो हम लोगों ने देखा, इससे हुआ क्या? एक आम जनता को तो कुछ मिला नहीं, और युद्ध में तो वैसे भी आम जनता को कुछ नहीं मिलता, लेकिन कम से कम एक आम जनता के अंदर जो एक आत्मसम्मान होता है, एक जो गर्व होता है, नागरिकता का जो बोध होता है, वो उसको मिलता है कि हमने कुछ हासिल किया। तो यहाँ तो ये भी नहीं मिला, यहाँ तो ये भी नहीं मिला जी। सीज फायर की बात हो गई। सीज फायर को लेकर के जब पूरे देश में सवाल उठने लगा, जन भावना के विपरीत जब ये चीजें दिखने लगी, सरकार ने जब इस चीज को देखा तो एक टेक्स्ट लिख करके सेंड किया गया, जिसको तमाम लोगों को ट्वीट करना था। लोगों ने ट्वीट किया। जरा दिखाइए, ट्वीट दिखाइए। ये ट्वीट है। इस ट्वीट में जितने भी लोगों के आप नाम देख रहे हैं, चाहे वो अमित देवगन साहब हो, चाहे BL संतोष साहब हो, अमित मालविया साहब भी हैं इसमें। इस ट्वीट को हमारे दर्शक शायद पढ़ करके समझ लें कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बहुत आसान है इसको समझना कि एक सिंपल फॉर्मेट, एक लाइन पोस्ट की गई, भेज दी गई कि आप अब डैमेज कंट्रोल करिए, कि ये सारा ये पॉज है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये एग्रीमेंट नहीं है, ये सारी चीजें। क्योंकि कल सवाल पूछा गया था, कल बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया था कि इस समझौते को अभी फिलहाल देश भुगतेगा, और आने वाली सरकार और सरकारों के साथ आने वाली हमारी पीढ़ियां, ये दोनों ढोएंगी, दोनों भुगतेंगी आज के इस समझौते को। इस फेल्योर की कीमत सभी लोग चुकाते हुए दिखेंगे। उसके बाद शायद ये डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ कि बताया जाए देश को कि ये समझौता नहीं था, ये केवल ये बस एक आपसी बातचीत, और ये सब सारी चीजें, ये आपसी बातचीत और ये समझौता कर लेने वाली समझ, ये मध्यस्थता करने वाले लोग, ये सारे लोग तब कहां थे जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन शुरू किया था। भारत ने तो 9 आतंकी ठिकाने पर हमला किया था ना, बिल्कुल पिन पॉइंट हमला था, कहीं इधर उधर नहीं। जो टारगेट था केवल उसी को उन्होंने जो है ध्वस्त किया। उसके बाद पाकिस्तान ने जब रिटेलिएशन शुरू किया, और उसमें भी उससे भी आगे बढ़ करके सबसे खराब और जो है वो चीज रही कि उसने सिविलियंस को टारगेट किया। झूठ बोला कि एयरपोर्ट बंद है, और वहां पर जो है एयरबेस पर फ्लाइट जो पैसेंजर प्लेन्स थी उनको खड़ा किया। ये सारे जब धोखे हो रहे थे भारत के साथ, तब ये सारे लोग कहां थे? तब ये ट्रंप कहां थे? तब JD वेंस कहां थे? क्या ये तब नहीं हो जाना चाहिए था जब जैसे ही हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया जाना शुरू हुआ? हमारे इतने सिविलियन मारे जाने के बाद ट्रंप साहब की एंट्री कैसे हो जाती है? ये सारे सवाल क्या खत्म हो जाते हैं? होंगे नहीं ये सारे सवाल। जी सकीब सर, सिविलियंस, और इसमें एक लाइन और जोड़ना पड़ेगा सर कि जब पाकिस्तान की फायरिंग में हमारे सिविलियंस मारे जा रहे थे, तो उस वक्त इंडियन मीडिया का क्या रोल था? पुंछ में एक मदरसे के मास्टर साहब इकबाल अंसारी, वो पाकिस्तान की गोलाबारी में मारे गए, और हमारा मीडिया उनको लश्कर तैयबा का आतंकवादी बता रहा था। और बाद में पुंछ के जिला पुलिस ने ट्वीट करके ये क्लियर किया कि भाई वो एक आम नागरिक थे, वो सरकारी स्कूल के टीचर थे, वो कोई लश्कर तैयबा के टेररिस्ट नहीं थे। तो ये स्थिति थी हमारे मीडिया की। और दूसरी बात ये कि अभी सर जो बिल्कुल कह रहे थे कि बुनियादी इस 20-15 दिन, 22 अप्रैल से लेकर आज तक, राम प्रकाश भाई, आज हम 12 मई को बात कर रहे हैं, तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं। इस 20 दिन के हड़बोंग में इतने सारे जनता के सवाल दफन हो चुके हैं
और इतनी सारी घटनाएं इस देश में हो चुकी हैं जिनकी जानकारी भी शायद इस देश के आम नागरिक तक नहीं पहुंची है। अभी तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति को लेकर के एक वो किया है कि वो अपने यहाँ इसको लागू नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है कि कोई भी राज्य नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ये खबर मीडिया में कहीं नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो चुकी हैं। और दूसरी बात यह कि सवाल फिर वहीं हम जाकर के खड़े होते हैं सर, और जब ये सब कुछ हो चुका है तो फिर सवाल तो जो के तो बने हुए हैं कि वो कौन लोग थे जो सीमा पार से 150-200 किलोमीटर अंदर आए, उन्होंने हमारे 27 निर्दोष नागरिकों को मारा, और वो कोई 9mm पिस्टल या जो स्नैचर, चेन स्नैचर करने वाला कट्टा लेके नहीं आए थे। वो AK-47 और राइफल्स लेकर के आए थे, जिसको कि एक आम आदमी हाथ पे उठा के शायद 50 मीटर चलने में हाफ जाता है। उसकी वैसी ट्रेनिंग होती है, पूरी पूरी मैगजीन भर के लाए थे वो। तो इतने बड़े हमले हो गए, और आज तक उन आतंकवादियों का क्या हुआ, कहाँ है वो लोग, क्या उनके नाम है, पाकिस्तान के पास अगर है तो उन्होंने क्या किया, क्या वो उसको वापस भेजेंगे? ये कमिटमेंट क्यों नहीं हुआ कि आप जो आतंकवादी आपके यहाँ हमारे निर्दोष नागरिकों को मार के भाग गए हैं, आप उनको हमारे हवाले कीजिए। 2008 में जो 26/11 हुआ था 2009 में या 2008 में, तो उसके बाद तो हमने कसाब को हासिल कर लिया था, और हमने डिप्लोमेटिकली उसको फांसी भी दी, हमारे यहाँ दी गई उसको फांसी। तो पिछली सरकारों ने तो ये किया कि भाई आप सीमा पार से आतंकवादी आए, हमने उनको लटका दिया यहाँ। लेकिन आपने क्या किया? हमारे 27 निर्दोष नागरिक मारे गए, और उन नागरिकों ने जब इस देश में आपके एजेंडे को, आपके नैरेटिव को काउंटर करना शुरू किया, जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने कहा कि हम जो है इस देश में प्यार, अमन और शांति चाहते हैं, हिंदू मुसलमान नफरत नहीं चाहते हैं, तो आपके ट्रोल जो है वो उस पर भूखे गिद्धों की तरह टूट पड़े, हिमांशी नरवाल पे टूट पड़े, और कल तो हद हो गई, विक्रम मिस्री पे टूट पड़े। हैरानी इस बात की है कि कल हमारे विदेश सचिव को अपना ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करना पड़ा, उनकी बच्चियों को इस तरह से जो है गालियां दी जाने लगी। मतलब आप सोचिए कि हम किस तरह के एक आदमखोर समाज में रहना शुरू हो चुके हैं इस सत्ता के आने के बाद से। सवाल वहीं का वहीं खड़ा है सर, सवाल वहीं का वहीं खड़ा। सवाल अब भी वही है कि वो लोग कौन थे, सुरक्षा में चूक कहाँ थी, कैसे वो लोग पहुंचे? 2000 लोग जब पर्यटन स्थल पर थे, वहां एक होमगार्ड का जवान नहीं था। सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। ये सिन्हा साहब जो है यूपी दिल्ली करते रहते हैं मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में, उनको जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी से क्या लेना देना है? और इस जम्मू कश्मीर, और उमर अब्दुल्ला ने तो इनको दिखा दिया कि सियासत कैसे होती है। ये तो चले आए मधुबनी ज्ञान सजा देने के लिए। जी